से पहले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म समझाना चाहता हूं, उसके पहले भी एक फिनोमेना को समझो। व्हेनेवर वी वॉक, जब भी हम पैदल चलते हैं, व्हेनेवर वी मूव, वी पेनिट्रेट इन एयर मीडियम। जब भी हम इधर से उधर मूव करते हैं, जब भी हम इधर से उधर चलते हैं, हम एयर मीडियम को काटते हुए आगे बढ़ते हैं, हम एयर मीडियम में पेनिट्रेट करते हैं। एंड वी ऑलमोस्ट पेनिट्रेट एफर्टलेसली। एयर मीडियम को पेनिट्रेट करते समय हमें जैसे कि कोई एफर्ट्स लगाने ही नहीं पड़ते हैं। वी ऑलमोस्ट पेनिट्रेट एफर्टलेसली। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, मैं आपको 4 फीट गहरे स्विमिंग पूल में उतार दूं। 4 फीट गहरे स्विमिंग पूल मतलब यहां तक कुछ पानी है आपके, और उस 4 फीट गहरे स्विमिंग पूल में आपको उतारने के बाद मैं कहूं कि अब आप पैदल चलिए। तैरना नहीं है, पैदल चलना है। जिस तरह से एयर मीडियम में हम पैदल चल रहे हैं, जिस तरह से एयर मीडियम में मूव कर रहे हैं, उसी तरीके से आप वाटर मीडियम में पेनिट्रेट कीजिए। वाटर मीडियम को उसी तरह से काटिए और उसी तरीके से उसमें मूवमेंट कीजिए। वुड यू रिक्वायर मोर एफर्ट और लेस एफर्ट? डेफिनेटली मोर एफर्ट। वाटर मीडियम में जब हम पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो एयर मीडियम में हमें जितने एफर्ट लगाने पड़ रहे थे उसके बनिस्बत डेफिनेटली वाटर मीडियम में ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। एंड इफ वी कीप सेम एफर्ट्स, यदि हम सेम एफर्ट्स रखें, जितने एफर्ट्स हम एयर मीडियम में एग्जर्ट कर रहे थे, उतने ही एफर्ट्स, उतना ही एफर्ट यदि हम वाटर मीडियम में एग्जर्ट करें, मूव करने के लिए उतने ही एफर्ट्स लगाएं, वुड आवर वेलोसिटी वुड बी मोर और लेस? हमारी वेलोसिटी इन दैट केस उस वाटर मीडियम में ज्यादा होगी या कम होगी? डेफिनेटली कम होगी। इट्स बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर मीडियम इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ एयर मीडियम. The matter enclosed in unit volume is more in case of water, while the matter enclosed in a unit volume of air is less, due to which the obstructions or the hindrance in air medium is less, while obstructions and hindrance मीडियम इज मोर. वाटर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है, मैटर उसमें किसी भी वॉल्यूम में ज्यादा है, और इस वजह से जब हम मूव करते हैं तो वाटर मीडियम में ऑब्स्ट्रक्शंस ज्यादा होंगे, हिंडरेंस ज्यादा होगी. इस वजह से अगेंस्ट दैट ऑब्स्ट्रक्शंस, मोर हिंडरेंस, हमें कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे. और यदि हम सिमिलर एफर्ट्स रखते हैं तो खुद ब खुद हमारी वेलोसिटी कम हो जाएगी. आई विल कंक्लूड, जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मीडियम को पेनिट्रेट करने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे. और यदि हम एफर्ट्स सेम रखते हैं
तो जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती है, सेम एफर्ट्स रखने पर हमारी वेलोसिटी मीडियम में घटती जाती है। द सेम फिनोमेना टेक्स प्लेस विद द लाइट रे एज वेल। कुछ इसी तरह का फिनोमेना लाइट रे के साथ भी सोचा जा सकता है, कंसेप्चुअलाइज करा जा सकता है। लाइट रे जब भी किसी ऐसे मीडियम में पेनिट्रेट करती है जिसकी डेंसिटी कम है, तो ऐसे मीडियम में लाइट रे की वेलोसिटी ज्यादा होती है। जबकि जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होती जाती है। एज द डेंसिटी इंक्रीजेस, velocity of light in the medium decreases. Now this concept of velocity of light in various medium can be used to arrange various medium in relative order of their densities. यदि हमें 3-4 मीडियम दे दिए जाए, उन तीनों चारों मीडियम में लाइट की वेलोसिटी बता दी जाए, तो सिर्फ मीडियम में लाइट की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हुए हम उन तीनों चारों मीडियम की डेंसिटी का रिलेटिव ऑर्डर बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक मीडियम दे दिया एयर, एक दे दिया वाटर, एक दे दिया ग्लास और एक दे दिया अल्कोहल। 4 मीडियम दे दिए, वाटर, ग्लास, अल्कोहल, एयर। इन चारों मीडियम में लाइट की वेलोसिटी बता दी गई। Velocity of light in air is this much, velocity of light in gas is this much, velocity of light in water is this much, velocity of light in alcohol is this much. अब आपसे पूछा गया, what is the relative order of the densities of this 4 medium? इन चारों मीडियम को उनके डेंसिटी के रिलेटिव ऑर्डर में रख दीजिए। Now it's a simple task. मैंने अभी अभी देख लिया है, अभी अभी यह बात समझ ली है कि जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती है, वैसे वैसे उस मीडियम में लाइट रे की वेलोसिटी कम होती है। तो जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, दैट इज द लीस्ट डेंस मीडियम। The medium is said to be rarer if its density is less. ऑप्टिक्स में यदि किसी मीडियम की डेंसिटी कम है तो उसे हम रेयर मीडियम कहते हैं। अल से जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, दैट इज लीस्ट डेंस मीडियम और द रेयरेस्ट मीडियम ऑफ द गिवन 4 मीडियम। जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम हुई, वह उसकी डेंसिटी बढ़ी। जिस मीडियम में और भी कम हुई, उसकी डेंसिटी और भी बढ़ी। और जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी सबसे कम है, दैट मीडियम इज द डेंसिएस्ट मीडियम। इस तरह से अलग अलग मीडियम में लाइट की वेलोसिटी को देखते हुए हम अलग अलग मीडियम का
की डेंसिटी का एक रिलेटिव अरेंजमेंट, एक रिलेटिव ऑर्डर बता सकते हैं। बट दिस कंसेप्ट कांट बी यूज्ड फॉर एनी मीडियम। इस कंसेप्ट को हम किसी भी मीडियम में यूज नहीं कर सकते। हम लोहे की डेंसिटी या फिर आयरन की डेंसिटी या फिर कॉपर की डेंसिटी इस कंसेप्ट से नहीं बता सकते। दिस कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ मीडियम depending on the velocity of light, or the velocity of light depending on the density, can be used only for those medium which allow light ray to penetrate through them, means which are transparent medium। हम इस कंसेप्ट को किसी ओपेक मीडियम के लिए नहीं लगा सकते। जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं जो लाइट रे को परमिट करते हैं, जो लाइट रे को पास होने देते हैं, ऐसे मीडियम के लिए डेंसिटी का रिलेटिव ऑर्डर इस कंसेप्ट के द्वारा कमेंट करा जा सकता है। तो फिर यहीं पर मेरा एक सवाल है, विच इज रेयरेस्ट पॉसिबल transparent medium? Definitely vacuum. Vacuum is rarest possible transparent medium. Take any volume and the mass enclosed is 0. The density of vacuum medium is 0. It's least dense medium, it's rarest medium, and it's a transparent medium. Can anybody from you tell me? आप ऐसे कोई भी मुझे बताएं, माइक वाले जरा आगे आ जाएं। Which is the densiest possible transparent medium? Densiest possible transparent medium कौन सा है? Anybody who knows it? आप में से कोई भी जो जानता है? Densiest possible transparent medium. माइक थोड़ा आगे लाएं। Definitely it's a diamond. Diamond is said to be densiest possible transparent medium. Diamond की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और यह ट्रांसपेरेंट मीडियम है। वैसे डेंसर मीडियम तो डायमंड से भी ज्यादा अवेलेबल है। डायमंड से भी ज्यादा डेंसियर कई सारे सब्सटेंस होते हैं, लेकिन वह ट्रांसपेरेंट नहीं होते। यदि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में सबसे ज्यादा डेंसिटी देखी जाए तो वह डायमंड की होती है। एंड इट्स ड्यू टू दिस नेचर, डायमंड का अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जो इस चैप्टर में आगे मैं समझाने वाला हूं। नाउ यह जो मैंने कंसेप्ट बताया है, आई वॉन्ट टू क्वांटाइज दिस कंसेप्ट। मैं इस कंसेप्ट को क्वांटाइज करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू डिफाइन सम physical quantity. That physical quantity should be defined on the basis of velocity of light in that medium. मैं एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करना चाहता हूं और मैं एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं और वह नई फिजिकल क्वांटिटी इट शुड बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ velocity of light in that medium, and that physical quantity should have got some numerical value, and that numerical value of the physical quantity should reflect
द डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। फिर वापस समझिए मैं क्या करना चाहता हूं। मैंने अभी अभी एक कंसेप्ट बताया है और उस कंसेप्ट के अनुसार किसी भी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी उस मीडियम की डेंसिटी पर निर्भर करती है। मैं इस सिचुएशन पर एक नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डिफाइन करेंगे उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी के बेसिस पर, जिसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखकर हम उस मीडियम की डेंसिटी का एक रिलेटिव अंदाजा, एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। और वह फिजिकल क्वांटिटी जो मैं डिफाइन करूंगा दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। I'll denote it by mu. देखिए, refractive index would be defined on the basis of velocity of light. किसी भी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को देखकर हम उस मीडियम की डेंसिटी का रिलेटिव अंदाजा लगाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी मीडियम इट्स अ कांस्टेंट एंड इट्स डिफाइंड एज C by V. Here C is velocity of light in vacuum, or 3 into 10 to the power 8 meters per second. And V is velocity of light in the medium. Now, मैंने अभी अभी बताया वैक्यूम इज रेयरेस्ट पॉसिबल ट्रांसपेरेंट मीडियम। चूंकि वैक्यूम रेयरेस्ट पॉसिबल ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसलिए वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। बाकी किसी भी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी निश्चित कम होना है। किसी भी मीडियम के लिए यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाए देन इट वुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन सम लेस वेलोसिटी ऑफ लाइट। दिस इज द मैक्सिमम एंड दिस वुड बी लेस देन सी। डेफिनेटली किसी भी मीडियम के लिए द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। किसी भी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, while the minimum value of refractive index would be for vacuum. वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिनिमम होगी C by C, that is equal to 1. The minimum value of refractive index is always equal to 1 and that is defined only for vacuum. This is the definition of absolute refractive index, and absolute refractive index is always defined with respect to vacuum. Vacuum के रेस्पेक्ट में absolute refractive index डिफाइन करा गया है। जरा देखिए, जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होगी। उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी के कम होने से वैसे वैसे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी। द डेंसर द मीडियम इज,
the larger is the value of refractive index. The rarer the medium is, more is the velocity of light in the medium and less is the refractive index. Refractive index एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी के बेसिस पर डिफाइन करा गया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू को देखकर हम उस मीडियम की रिलेटिव डेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। म्यू की वैल्यू ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, म्यू की वैल्यू कम, डेंसिटी कम। फॉर एग्जाम्पल, velocity of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meters per second. What must be the refractive index of glass? यदि ग्लास में लाइट की वेलोसिटी 2 into 10 to the power 8 meters per second है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? C by V. 3 into 10 to the power 8 upon 2 into 10 to the power 8, that is 3 by 2 or 1.5. If refractive index of water medium is 4 by 3, then what should be the velocity of light in water medium? Mu is equal to 4 by 3. C की जगह 3 into 10 to the power 8. Velocity of light in water would be 2.25 into 10 to the power 8 meters per second. वेलोसिटी दी है तो म्यू निकाला जा सकता है, म्यू दिया है तो वेलोसिटी उस मीडियम में निकाली जा सकती है और म्यू की वैल्यू को देखकर रिलेटिव डेंसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, ग्लास के लिए म्यू की वैल्यू 1.5, वाटर के लिए म्यू की वैल्यू 1.33। म्यू फॉर ग्लास इज मोर देन द म्यू फॉर वाटर। क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसलिए ग्लास डेंसर मटेरियल है, डेंसर मीडियम है। इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होगी। रेयरेस्ट पॉसिबल ट्रांसपेरेंट मीडियम वैक्यूम है। डेंसिटी ऑफ वैक्यूम इज 0 and its refractive index is 1. Density of vacuum is 0 and its density is 1. Densiest possible transparent medium is diamond. Diamond densiest possible transparent medium. Its specific gravity or its density with respect to water is 3.42. It's 3.42 times heavier than water. It means 1 cc of diamond would contain 3.42 grams. And its refractive index for diamond is 2.47. This is the refractive index for densiest possible transparent medium, and this is the refractive index for rarest possible transparent. I mean to say, the refractive index of the absolute refractive index of any transparent medium should vary from 1 to 2.47. 1 से लेकर 2.47 तक हो सकता है। एक वैक्यूम के लिए, 2.47 डायमंड के लिए और अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए इसकी वैल्यू कहीं बीच में होगी। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को देखकर हम डेंसिटी का रिलेटिव ऑर्डर सोच सकेंगे। देखिए, फिर एक सवाल उठता है, velocity is defined as
wavelength into frequency. Velocity of light is defined as wavelength into frequency. लाइट रे एक मीडियम में ट्रेवल करती हुई जब दूसरे मीडियम में पेनिट्रेट करेगी तो उसकी वेलोसिटी में फर्क आएगा। मैंने अभी अभी देखा एयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है, एयर या फिर वैक्यूम में। एयर और वैक्यूम की डेंसिटी में कोई खास फर्क नहीं होता है, इसलिए एयर और वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी में कोई खास फर्क नहीं होता है। जनरली कई बार वैक्यूम के बजाय एयर में बोल दूंगा और एयर ही कई बार प्रॉब्लम्स में ले लिया जाएगा, बिकॉज द डिफरेंस इज वेरी मीन्स इट्स नेग्लिजिबल। एयर में या वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी लगभग इतनी है, जबकि वाटर में लाइट की वेलोसिटी इतनी है। एयर में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है, वाटर में लाइट की वेलोसिटी कम है। एयर में ट्रेवल करती हुई लाइट रे वाटर के अंदर यदि पेनिट्रेट करती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। यह वेलोसिटी कम क्यों हुई? वेवलेंथ के कम हो जाने से या फ्रीक्वेंसी के कम हो जाने से? Why do the velocity of light, how do the velocity of light vary when the medium changes? वेवलेंथ चेंज होता है या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? डेफिनेटली इट्स वेवलेंथ that change when the medium changes. Always remember, frequency never change. It's wavelength that change. जब लाइट रे एयर से वाटर मीडियम में पेनिट्रेट करेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी वही की वही रही। फिर एक दूसरा सवाल उठता है, इनफैक्ट एक मेजर गड़बड़ी जो मैंने कई सारी बुक्स में देख रखी है, कई सारे ऑथर्स के द्वारा यह गलती देख रखी है। एक कैजुअल बिहेवियर जो होता है उस वजह से कई ऑथर्स इस तरह की गड़बड़ी करते हैं। आपने कई बार देखा होगा जब कलर को कैरेक्टराइज करने की बातचीत आती है, बुक्स में लिख दिया जाता है वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग, वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग, वेवलेंथ ऑफ visible range is greater than equal to 3500 Armstrong, less than equal to 7500 Armstrong nearly. और यदि यह वेवलेंथ लेस देन 3500 Armstrong हो जाए, we call it ultraviolet ray, जो कि दिखती नहीं है। और यदि यह वेवलेंथ greater than 7500 Armstrong हो जाए, we call it infrared. कई बुक्स में कई जगह पर इस तरह की बातें आपको देखने में पढ़ने में मिलेंगी। Wavelength of red light is 7500 nearly, wavelength of violet is 3500 Armstrong nearly, visible लाइट रेस को लिया जाए तो 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग तक कुछ भी हो सकता है। अल्ट्रावायलेट रेस की वेवलेंथ, यदि वेवलेंथ लेस देन 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग हो, ऐसी लाइट रेस दिखती नहीं है, हम उन्हें अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं। और यदि वेवलेंथ 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग से ज्यादा हो जाए, वंस अगेन
वह दिखती नहीं है, हम उन्हें इंफ्रारेड कहते हैं। बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ होता है। अब जरा सोचिए, ग्रीन कलर की शर्ट आपने पहनी, ग्रीन कलर के कपड़े आपने पहने, ग्रीन कलर की ड्रेसिंग है आपकी, इसका मतलब उसमें से जो वेवलेंथ एमिट हो रही है नियरली 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब मैं आपको पानी के अंदर उतार देता हूं, धक्का दे देता हूं, आप वाटर मीडियम में चले गए। वाटर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है। लाइट की वेलोसिटी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाती है। जो 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग आपकी ड्रेस एमिट कर रही थी, वह अब एमिट करने लगी 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। वो 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग तो 3500 से कम है। अल्ट्रावायलेट रेस हो गई, कपड़े दिखना बंद, बाकी सब कुछ दिख रहा है। थिंग इज कि क्या कभी ऐसा होगा, क्या कभी ऐसा होगा कि मीडियम चेंज होने पर वेवलेंथ चेंज, और वेवलेंथ के चेंज होने से जो विजिबल ड्रेस थी वह इनविजिबल हो गई, दिखना ही बंद हो गई। यदि सचमुच में ऐसा होता तो बड़ी ऑकवर्ड स्थिति बनती। स्विमिंग पूल के वो जो बाहर लिखा जाता, वॉयलेट ब्लू ग्रीन कपड़े पहनकर कृपया ना उतरे, और उतरे तो अपनी जिम्मेदारी पर। रेड और ऑरेंज कलर की कॉस्ट्यूम्स डिजाइन की जाती, कुछ इंफ्रारेड कलर की कॉस्ट्यूम डिजाइन की जाती जो पानी के अंदर तो दिखती, लेकिन जैसे ही पानी के बाहर आते फिर गायब। डेफिनेटली ऐसा होता कहीं नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। गड़बड़ी कहां पर है, यह सोचने वाली बात। बुक्स में डेफिनेटली इस तरह से चीजें लिखी हुई होती है, और यह भी मैंने बिल्कुल साफ साफ बताया है कि मीडियम चेंज होने पर लाइट की वेलोसिटी इसलिए चेंज होती है क्योंकि वेवलेंथ चेंज होती है। गड़बड़ी किस जगह पर है, क्या आप में से कोई गड़बड़ी पॉइंट आउट कर सकता है? कोई भी इस पूरे जो मैंने केस बताया, इस पूरे केस में कि लाइट की वेलोसिटी मीडियम चेंज होने पर चेंज होती है, वेवलेंथ के चेंज होने से चेंज होती है। माइक पास में लाकर बोलिए। लाइट की वेलोसिटी डेफिनेटली वेवलेंथ चेंज होने से ही होती है। तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा है? आप प्लीज बैठ के बात कर रहे हैं, बैठ जाइए, बैठ के बोलिए। हाँ हाँ हाँ, चलिए मैं भी पानी के अंदर आ गया, आप भी पानी में हो, मैं भी पानी में हूं। आपने ब्लू कलर की ड्रेस पहन रखी है और मैं आपको देख रहा हूं। फिर एक और बार फिनोमेना को समझिए। मैं एक और बात बताता हूं कि कहां पर क्या गड़बड़ी दिख रही है। मैंने यह चीज बुक्स में देख रखी है। रेड कलर की वेवलेंथ इस तरह से लिख देते हैं, वायलेट कलर की वेवलेंथ इस तरीके से लिख देते हैं, विजिबल कलर्स, विजिबल जब लाइट रे की वेवलेंथ की बात चलती है तो इस तरह से लिख दिया जाता है 3500 7,500। और यदि 3500 वेवलेंथ से कम हो जाए ना तो फिर दिखती नहीं है, उसको अल्ट्रावायलेट कहने लगते हैं, बियॉन्ड द वायलेट रे। वो 7,500 से ज्यादा हो जाए तो उसको इंफ्रारेड कहने लगते हैं। यह मैंने वेवलेंथ रेंज देखा। अब मैंने एक और बात आपको बता दी
कि लाइट रे एक मीडियम में ट्रेवल करती हुई दूसरे मीडियम में जब जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी जनरली डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, जो भी कुछ, दैट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। और वह जो वेलोसिटी में वेरिएशन होता है दो वजह से हो सकता है, या तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। और मैंने पहले से ही आपको बता दिया, इट्स नेवर फ्रीक्वेंसी दैट चेंजेस, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, इट्स वेवलेंथ दैट चेंजेस, वेवलेंथ चेंज होती। तो इसका क्या मतलब? क्या इसका यह मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर दिन ब्लू कलर की, रॉयल ब्लू कलर की ड्रेस पहनकर घर से बाहर निकलो और पानी से दूर भागते रहो, कहीं पानी में नहीं गिर जाओ? जिस दिन पानी में गिर गया उस दिन पूरी इज्जत उतर गई, क्योंकि पानी के अंदर तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, पानी के अंदर तो कपड़े दिखते ही नहीं है। और जिस दिन स्विमिंग पूल में तैरने की इच्छा है उस दिन कुछ स्पेशल इंफ्रारेड कलर के आपने कॉस्ट्यूम्स पहने, और डेफिनेटली आप घबरा रहे हो कहीं पानी सूख नहीं जाए, कहीं पानी से बाहर नहीं आना पड़ जाए। पानी के अंदर तो दिखता है सब कुछ, बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। कहां गड़बड़ी है? मैं को बार आपसे पूछा। हाँ, एग्जैक्टली, दैट इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ी गलती जो राइटर्स करते हैं, दैट इज they used to characterize color by wavelength, but the fact is color is not at all characteristic property of wavelength. In fact, color is a characteristic property of frequency. कलर वेवलेंथ की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ही नहीं। कलर फ्रीक्वेंसी की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, इट वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी एंड इट नेवर वेरीज विथ वेवलेंथ। डेफिनेटली जब राइटर यह सब चीज लिखते हैं इस तरीके से तो यह बिल्कुल गलत है। जब भी वह वेवलेंथ के द्वारा कलर को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तब या तो स्पेसिफिकेशन के पहले या फिर स्पेसिफिकेशन के बाद में उनको इन वैक्यूम लिखना कंपलसरी है। यह जो कलर के लिए वेवलेंथ डिफाइन कर रखी है, इट्स डिफाइंड ओनली इन वैक्यूम। लेकिन मैंने कई ऑथर्स का कैजुअल बिहेवियर देखा। दे ऑलवेज इग्नोर मेंशनिंग द मीडियम। जब भी आप कलर को वेवलेंथ से डिनोट करना चाह रहे हैं तो यह जरूर डिनोट करें कि वह वेवलेंथ उस कलर के लिए किस मीडियम में है। Until and unless you mention the medium, the statement would be a wrong statement. Definitely, रेड कलर का वैक्यूम में वेवलेंथ यह है, वाटर में वेवलेंथ अलग होगी। फ्रीक्वेंसी फिक्स है, वाटर में वेवलेंथ अलग है, ग्लास में इसकी वेवलेंथ अलग है। विजिबल रेज का वेवलेंथ रेंज यह वैक्यूम में है, वाटर में वेवलेंथ रेंज यह नहीं होगा, कुछ और होगा। ग्लास में वेवलेंथ रेंज कुछ और होगा। किसी भी मीडियम में यह वेवलेंथ रेंज डिफर करता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप ब्लू कलर की ड्रेस पहनो, पानी में उतरो और वह गायब हो जाए। ब्लू कलर की ड्रेस ब्लू कलर की ही दिखाई देगी, क्योंकि उससे एमिट होने वाली लाइट रेस की फ्रीक्वेंसी एयर में भी वही है, वाटर में भी वही है। कलर कभी चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ चेंज हो सकती है। वी यूज्ड टू से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वुड बी डिफाइंड एज वेवलेंथ इन वैक्यूम
upon wavelength in medium. Lambda is wavelength in vacuum and lambda m is the wavelength in the medium. We used to define if mu1 is absolute refractive index of medium 1, it would be defined as C by V1 or lambda by lambda 1. Mu2 is absolute refractive index of medium 2, it would be C by V2 or lambda by lambda 2. Observe that refractive index is inversely proportional to the velocity and also inversely proportional to wavelength. We used to define the concept of relative refractive index. Absolute refractive index conceptualize कराने के बाद the next concept is the concept of relative refractive index. देखिए, जब मैं सिर्फ mu1 लिखता हूं, then mu1 means absolute refractive index of medium 1 or the absolute refractive index of medium 1 with respect or refractive index of medium 1 with respect to vacuum. सिर्फ इस तरह से डिनोट करा गया, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम. लेकिन यदि इस mu1 के ऊपर इस तरह से 2 लिख दिया जाए, नाउ दिस इज द नोटेशन फॉर ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of 1 with respect to 2. ऊपर रेफरेंस लिखा जाता है. आपने कई जगह रिलेटिव क्वांटिटीज को लिखने का मेरा तरीका समझ रखा है, देख रखा है, स्टैंडर्ड है. वेलोसिटी वीओ यदि लिखा है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वीओएम लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मेरा. ऊपर में रेफरेंस लिखता हूं और जनरली मोस्ट ऑफ द राइटर यूज दिस द सेम कंसेप्ट. जितने भी स्टैंडर्ड ऑथर है वह इस तरह का कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं. mu1 मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और इसके ऊपर यदि 2 लिख दिया मींस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2. दिस इज द रेफरेंस एंड इट्स डिफाइंड एज mu1 अपॉन mu2. Refractive index of 1 with respect to 2 is defined as mu1 upon mu2, mu1 upon mu2, that is v2 upon v1 or lambda 2 by lambda 1. यदि मैं सिर्फ mu2 लिखूं, it means absolute refractive index of medium 2 or the refractive index of medium 2 with respect to vacuum. लेकिन यदि इधर 1 लिख दिया जाए, इसका मतलब it's a relative thing and the reference is medium 1, it's with respect to medium 1. इसका मतलब है relative refractive index of 2 with respect to 1. It's defined as mu2 by mu1. mu2 by mu1. v1 by v2, lambda 1 by lambda 2. Observe that the expression holds. Mu is inversely proportional to velocity and inversely proportional to wavelength. This is the definition of relative refractive index. Also observe refractive index of 1 with respect to 2 into refractive index of 2 with respect to 1, it's always equal to 1. Refractive index of 1 with respect to 2 into refractive index of 2 with respect to 1, it's always equal to 1.
refractive index of 1 with respect to 2 is always reciprocal of refractive index of 2 with respect to 1. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3. What would be the refractive index of glass with respect to water? And what would be the refractive index of water with respect to glass? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3. The refractive index of glass with respect to water. Glass with respect to water. It's 9/8. What is the refractive index of water with respect to glass? 4/3 by 3/2, 8/9. मैंने कहा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं हो सकता, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो सकता है. इट डिपेंड्स कि हम किस तरह से रिलेटिव ले रहे हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर is greater than 1, while refractive index of rarer with respect to denser would be always less than 1. denser का rarer के रेस्पेक्ट में refractive index greater than 1 होगा, लेकिन rarer का denser के रेस्पेक्ट में refractive index less than 1 हो सकता है, होगा. इनफैक्ट we used to say that relative refractive index taken in cyclic order 1 mu 2, 2 mu 3, 3 mu 4, 4 mu 1. These are the relative refractive index taken in cyclic order 1 mu 2, 2 mu 3, 3 mu 4, 4 mu 1. They are the relative refractive index taken in cyclic order, and their product, it's always equal to 1. Means air mu glass, A mu G into G mu water, W into W mu A. Refractive index of glass with respect to air into refractive index of water with respect to glass into refractive index of air with respect to water should always be equal to 1. This is the product of relative refractive index taken in cyclic order. And that's all about this term called a refractive index. सबसे पहले मैंने यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म को प्रॉपरली समझाया है. मैंने इसलिए समझाया है इस टर्म को सबसे पहले क्योंकि आगे चैप्टर में ऐसा एक भी एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, एक भी एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होगा जहां इस टर्म का इस्तेमाल नहीं हो. हर एक्सप्रेशन में, हर इक्वेशन में म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यह टर्म तो आना ही है, निश्चित है. और चूंकि इस टर्म का इतना फ्रीक्वेंट इस्तेमाल है, इसीलिए सबसे पहले मैंने इसी टर्म को प्रॉपरली समझाया है कि यह टर्म, यह जो क्वांटिटी है एग्जैक्टली क्या दे रही है, किस तरीके से इसे डिफाइन करा गया है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरीके से डिटरमाइन करी गई है, इसको डिनोट किस तरह से करा जाए और इसे रिलेट किस तरह से करा जाए, और इस टर्म को देखकर आप क्या क्या इन्फेरेंस, क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो,
सबसे पहले इन चीजों को देखो। नाउ आई स्टार्ट फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। यह कोई मीडियम 1 है, यह कोई मीडियम 2 है। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। एंड वी हैव गॉट अ लेयर सेपरेटिंग द टू मीडियम। दिस लेयर सेपरेट द टू मीडियम। इसके ऊपर मीडियम 1, इसके नीचे मीडियम 2। जैसे कि यह वाटर या ग्लास, या फिर एयर या वाटर, एयर या फिर ग्लास, इस तरह से दो मीडियम को सेपरेट करते हुए बाउंड्री, इसका μ1 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अ लाइट रे traveling in medium 1 penetrates into medium 2. A light ray traveling in medium 1 penetrates in medium 2. मीडियम 1 में ट्रेवल करती हुई लाइट रे मीडियम 2 में पेनिट्रेट करती है। And this phenomena is said to be the phenomena of refraction. इसी फिनोमेना को हम फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। एक मीडियम में ट्रेवल करती हुई लाइट रे दूसरे मीडियम में पेनिट्रेट कर सकती है, कर जाती है, और यदि ऐसा करती है तो इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। एंड द स्पेशल इफेक्ट ड्यूरिंग द फिनोमेना इज the deflection in the light ray. जब यह फिनोमेना होता है तो इस फिनोमेना के दौरान एक स्पेशल इफेक्ट होता है कि वह लाइट रे सीधी जाने के बजाय डिफ्लेक्ट हो जाती है। बिल्कुल इस तरह से जाने के बजाय तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो जाती है, जनरली, हमेशा नहीं, कई बार। We used to say that this light ray traveling in medium 1 which hits medium 2, we call it incidence ray. यह जो लाइट रे मीडियम 1 में ट्रेवल कर रही है, जो मीडियम 2 को हिट कर रही है, this is said to be the incidence ray. This point at which it hits medium 2, it's said to be the point of incidence. This is said to be the point of incidence. At the point of incidence, we can always draw an imaginary line. Point of incidence पर we can always draw an imaginary line perpendicular to the plane separating the two medium, and such imaginary line is said to be the normal. It's an imaginary line drawn at point of incidence perpendicular to the plane separating the two medium. This light ray which penetrates in medium 2, we call it रिफ्रैक्टेड रे। यह जो लाइट रे है जो मीडियम 2 में पेनिट्रेट करने के बाद मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है, दिस इज सेड टू बी द रिफ्रैक्टेड रे। वी यूज्ड टू से द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज सेड टू बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, दिस सेड टू बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। The angle between a refracted ray and normal, this is said to be the angle of refraction. Refracted ray और normal के बीच में जो एंगल है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। Now, phenomena of refraction
obeys the law of reciprocity. रिफ्रैक्शन फिनोमेना के दौरान लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी होल्ड करता है. वी मीन टू से, यदि यह कोई इंसिडेंस रे है और उसकी यह रिफ्रैक्टेड रे है, मीडियम 1 में यह इंसिडेंस रे है और उसकी मीडियम 2 में यह रिफ्रैक्टेड रे है, इसके बजाय मीडियम 2 की यदि इस रे को इंसिडेंस रे बना दिया गया होता तो मीडियम 1 की यह रे रिफ्रैक्टेड रे बन गई होती. इफ दिस इज इंसिडेंस रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. और यदि यह इंसिडेंस रे होती तो यह रिफ्रैक्टेड रे हो जाती. दिस लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी. और चूंकि फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन के दौरान लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी होल्ड करता है, इसीलिए I refrain calling any of the rays incidence ray or refracted ray. मैं किसी भी रे को इंसिडेंस रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे कहने से बचना चाहता हूं. लेट मी जनरलाइज द सिचुएशन. मैं इस सिचुएशन को जनरलाइज करते हुए कहता हूं, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2. मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2. दिस इज रे in medium 1 and this is a corresponding ray in medium 2. corresponding ray बोला मैंने, इसमें से किसी भी रे को इंसिडेंस या फिर रिफ्रैक्टेड रे नहीं कहा है. मैं कहना चाहता हूं कि मीडियम 1 में यदि यह रे इंसिडेंस रे तो यह रिफ्रैक्टेड रे, और यदि यह रे इंसिडेंस रे तो यह रिफ्रैक्टेड रे. मैंने दोनों ही रे के लिए कहीं एरो का साइन नहीं लगाया, कहीं एरो का डायरेक्शन डिनोट नहीं करा, मैंने लाइट रे का डायरेक्शन असाइन नहीं करा. मैंने सिचुएशन को पूरी तरह से जनरलाइज्ड रखा. मैंने यह कहा, इफ दिस इज इंसिडेंस रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. इफ दिस इज इंसिडेंस रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर दिस एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम. मीडियम 1 में नॉर्मल का लाइट रे के साथ जो एंगल है वह θ1. मीडियम 2 में लाइट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल है वह θ2. θ1 is angle of the light ray with normal in medium 1. θ2 is angle of the light ray with normal in medium 2. मैंने ना किसी को इंसिडेंस रे कहा, ना किसी को रिफ्रैक्टेड रे कहा, ना किसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस का, ना किसी को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, ना एरो का डायरेक्शन रे 1 में लगाया, ना एरो का डायरेक्शन रे 2 में लगाया. मैंने सिंपली कहा रे 1 इन मीडियम 1 विथ एट एन एंगल ऑफ θ1, रे 2 इन मीडियम 2 एट एन एंगल ऑफ θ2 विथ नॉर्मल. Now associated with this phenomena of refraction, we have got two laws of refraction. Associated with this phenomena of refraction, we have got two laws of refraction. और उन्हीं दोनों लॉ को मैं बताऊंगा.